Hi, my dear students. I hope you guys are doing well. Welcome to this session. आप में से अक्सर बच्चों का एक कॉमन कंप्लेन आता है कि जब मैम हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस पढ़ते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं बैठता। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक्सप्लोर करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू स्टे फोकस्ड व्हाइल यू आर रीडिंग द पैसेज। लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज जूही नरूला। तो देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यू गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया. So like in the previous video also, where I told you the entire structure of the verbal ability section for IPMAT exams, I did tell you that Indore mein to it is very very important because you get basically 3 sets and हर सेट के साथ यू गेट लगभग लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस. सो सच क्वेश्चंस इज अ सिग्निफिकेंट नंबर, है ना. अगर एक एस्पेक्ट से 15 से 16 सवाल आ रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज समथिंग दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ योर अटेंशन, एंड दैट इज द रीजन राइट फ्रॉम आवर प्री फाउंडेशन सीरीज हम आरसी के इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो सबसे पहली बात यह है कि आप अगर थोड़ा लॉजिकली सोच के देखेंगे कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए या वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, तो इस तरह की चैलेंजेस आपको क्वांट या लॉजिकल रीजनिंग डीआई सेक्शंस में नहीं आते, है ना. तो क्यों नहीं आते लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट और डीआई में इस तरह की प्रॉब्लम्स? क्योंकि आप बहुत इफेक्टिवली पेन और पेपर का इस्तेमाल करते हैं. आप हर क्वेश्चन के लिए इक्वेशन बनाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. तब आप ये नहीं सोचते कि मैं इसको ओरली कर लूँ, हवा में कर लूँ. बट जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस पढ़ते हैं तो आप सब दिमाग में कोशिश करते हैं कि मेंटली हो जाए, राइट. और आप पेन पेपर तो उठाते ही नहीं है. एक नया थॉट होगा आपके लिए. मोस्ट ऑफ यू आर not aware of this particular technique, but I will suggest to come to this particular strategy जिसको हम मैपिंग कहेंगे. तो अगर आप एक पैसेज का ओवरव्यू लिख लें, कीवर्ड्स, ऐसा नहीं कि आप डिटेल में नोट मेकिंग करेंगे. आपको बस पैसेज जब आप पढ़ रहे हैं तो हर सेंटेंस में आप एक या दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लें. तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट है पैसेज के साथ वो मेनी अ फोल्ड इंक्रीज हो जाता है. We are able to concentrate better because our mind is consciously engaged in finding the most important word in that particular sentence. आप अगर एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर सेंटेंस पढ़ने के बाद खुद से क्वेश्चन पूछिए कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस से क्या क्वेश्चन आ सकता है. वो भी आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है. तो जैसे ही हम बच्चे को कहते हैं कि आपको थोड़ा सा स्क्रैच पेपर वर्क करना है तो इमीडिएटली डाउट आता है मैम कहाँ पर करेंगे. तो जैसे ही आपको एक स्क्रैच नोटबुक मैथ्स के क्वेश्चंस करने के लिए मिलती है, सिमिलरली आप उसी पर्टिकुलर नोटबुक में, स्क्रैच बुक में वीएआरसी के लिए भी स्क्रिबलिंग कर सकते हैं, राइट. दूसरा क्वेश्चन आता है मैम अगर हम ये स्टेप करेंगे तो इससे हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो क्या आप क्वांट के क्वेश्चंस में जब पेन पेपर उठा के कैलकुलेशंस करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता है? नहीं ना, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, आपको बेटर क्लैरिटी मिलती है. हम यहाँ पर मैपिंग स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे नोट मेकिंग की बात नहीं कर रहे हैं. नोट मेकिंग क्या है? आप अपनी हिस्ट्री की क्लास में, ज्योग्राफी की क्लास में, केमिस्ट्री की क्लास में है, आपके प्रोफेसर, मैम, सर आपको जो भी पढ़ा रहे हैं उसको आपको डिटेल में अपनी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि आप उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके पेपर देने जाएंगे. बट यहाँ पर आपके साथ वो स्ट्रगल तो नहीं है. आपको इस इंफॉर्मेशन को लंबे समय के लिए रिटेन करके नहीं रखना. आपको तो बस क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए अपने कॉन्सेंट्रेशन को, अपने फोकस को इन्हांस करना है. तो हम डिटेल में नोट मेकिंग नहीं बनाएंगे, हम एक रफ स्क्रिबलिंग करेंगे ताकि एक तो पैसेज का डिस्कशन कैसे आगे बढ़ रहा है वो हमारी पकड़ में आ जाएगा, हमारी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत एक्सटेंड तक ओवरकम हो जाएगी. और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, ऐसे सवाल जो पैसेज की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड ना होके पैसेज की कुछ सेंटेंसेस पे, पैराग्राफ्स पे बेस्ड होते हैं, उन क्वेश्चंस में हमें आसानी रहेगी रिविजिट करने के लिए. तो हम मैपिंग के लिए 3 गोल्स अपने लिए स्टैब्लिश करते हैं. तो क्या गोल है? एक तो मेरा फोकस इंटैक्ट रहे, क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी समस्या है. अगर मैं फोकस्ड ही नहीं रहूंगी तो मैं कैसे क्वेश्चंस को राइटली सॉल्व कर लूंगी. दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं जो भी जनरल क्वेश्चंस है, जनरल क्वेश्चंस का मतलब ऐसे सवाल जो आपसे पूछते हैं कि भाई ऑथर ने ये पूरा पैसेज क्यों लिखा, ये पैसेज का सूटेबल टाइटल का क्या हो सकता है, ये ऑथर ने कहाँ से पैसेज का एक्सर्प्ट लिया होगा, राइट. इस तरीके के सवाल जो
पैसेज की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। अब देखिए, अगर आपको पैसेज समझ में नहीं आया तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाएंगे, जहाँ पे आपके पास एक ही तरीका होगा कि पैसेज को री रीड करना। आप अगर आईपी मैट इंदौर का पेपर दे रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक पैसेज को पूरा का पूरा 2 बार पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, तो आप ऐसे 3 आरसीज को अगर 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपके लिए तो बाकी क्वेश्चंस के लिए समय ही नहीं बचेगा। तो ये स्ट्रैटेजी अपने दिमाग में क्लियरली बिठा लीजिए कि मैं अभी भी, जब भी इससे भी आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, I will read only once, the entire passage only once, right? Because if I continue rereading it, then I'm basically killing my time. I'm not leaving time to solve other questions, or I'll be in a very difficult situation जहाँ पे आसान क्वेश्चन मैं कर ही नहीं पाऊंगी और मैं अपना स्कोर ही मैक्सिमाइज नहीं कर पाऊंगी। सिर्फ आरसी के 16 सवाल तो नहीं करने ना, तो इसलिए ध्यान में रखिए कि री रीड करना पूरा पैसेज इज अ क्राइम। यू विल नॉट गेट द बैंडविड्थ एंड दिस विल spoil your momentum of the entire paper. सो माई सजेशन इज कि अपने लिए एक टारगेट रखिए कि मुझे पैसेज एटलीस्ट 70% समझ में आ जाए, ताकि जो भी जनरल क्वेश्चंस हैं जो पैसेज की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, मैं उनको आंसर कर सकूं। तो जब आप कीवर्ड्स लिखते हो तो आप पैसेज के साथ इन्वॉल्व रहते हो, तो आपको फ्लो ऑफ आइडिया समझ में आता है कि डिस्कशन कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, और वो क्वेश्चन सॉल्विंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम रिविजिट करेंगे, बट हमें पता होना चाहिए कहाँ पे जाना है। इसको कैसे समझना है? आपसे पूछा कि ऑथर ने एक सपोज करिए एपिफिनोमेना नाम की एक टर्म का इंट्रोडक्शन दिया पैसेज में। आपसे पूछा जाए व्हाट इज एपिफिनोमेना एज पर द पैसेज, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड castigating used in the 4th line, or the author has given the example of Plato in the second paragraph in order to। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो पैसेज की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे बेस नहीं है, बट पैसेज में इन आइडियाज का डिस्कशन हुआ है और उन स्पेसिफिक आइडियाज से आप क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हो, तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको लगता है कि पैसेज का इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल आपको आ जाएगा कि आप सब मेमोराइज कर लेंगे। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कोई टेक्स्ट जो लाइफ में आप पहली बार इनकाउंटर कर रहे हो, वो भी एग्जाम के स्ट्रेस में, आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, आप उसको 100% रिटेन नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आप बर्डन सिचुएशन में आएंगे, ट्रबलसम सिचुएशन में आएंगे। तो इसका गोल क्या होता है कि हम रिविजिट कर लेंगे। अब रिविजिट कैसे करेंगे? हमें पता होना चाहिए कहाँ पर जाना है। अगर हमें पता नहीं है कि कहाँ पर जाना है, तो फिर हमारा जो मैपिंग का एक्सरसाइज है वो वेस्ट हो जाता है। तो ओवरऑल फ्लो पकड़ के रखिए, जहां पे क्वेश्चन आएगा कि प्लेटो ने क्या आइडिया प्रेजेंट किया, हम 3rd पैराग्राफ पे चले जाएंगे। पैसेज हमें 70% समझ में आ गया, फ्लो समझ में आ गया, क्वेश्चन पढ़ के हम स्पेसिफिकली उसी पैराग्राफ पे जा रहे हैं जहां से मेरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो आप सोचिए मैं कितनी स्ट्रांग पोजीशन में होंगी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, और मेरी एक्यूरेसी कितनी शानदार होगी, राइट? तो ये 3 गोल्स अपने लिए रखिए कि मेरा फोकस इंटैक्ट रहे, जनरल क्वेश्चंस मेरे को समझ में आ जाए और उनके लिए मुझे रिविजिट ना करना पड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? उसके अलावा स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए मैं वापस जाऊंगी, पर मुझे पता होना चाहिए कहाँ पे जाना है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं दैट वी आर डीकंस्ट्रक्टिंग द पैसेज और वी आर सिंप्लीफाइंग द पैसेज, वी आर डूइंग मैपिंग। जैसे इंडिया का मैप होता है ना, वो आपको ओवरव्यू दे देता है, डिटेल्स तो नहीं देता। सिमिलरली आप पैसेज का एक मैप क्रिएट कर लेंगे, एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर लेंगे। और दूसरा ये चीज ध्यान रखिएगा, नोट मेकिंग ना करें, डोंट ट्राई टू मेक इट वेरी डिटेल्ड, राइट? अगर आप इसको बहुत डिटेल्ड बनाएंगे तो क्या होगा, फिर आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, दैट वी वुड नॉट वांट। इनिशियली जब आप ये स्ट्रैटेजी ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा कि मैम मेरे को तो हर सेंटेंस इंपॉर्टेंट लगता है, अब मैं क्या करूं, मेरे को तो हर वर्ड इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो आप क्या करिए, आप इनिशियली जितना आपको कंफर्टेबल लगता है उतना लिखते जाइए। आपने पैसेज कर लिया, पढ़ लिया, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पैसेज पढ़ने के बाद उनकी आइडियाज को जो आपने मैपिंग करी है रिविजिट करके देखिए, और फिर स्ट्राइक आउट करिए कि कौन से ऐसे वर्ड्स थे जो अननेसेसरी थे, जिसके बिना मैं अगर मैपिंग करती तो भी मेरे से पैसेज सॉल्व हो जाता। ऐसी एक्सरसाइज आप हर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ करिए। बच्चे कहते हैं मैम कितने आरसी हमें करने चाहिए कि हम प्रो हो जाएं? तो मैं आपको सिंपल सा एक टास्क दे रही हूँ। मैं हर क्लास में ही बोलती हूँ बच्चों को कि 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स जनरल रीडिंग करिए, अनइंटरप्टेड रीडिंग करिए।
रीडिंग का सोर्स द हिंदू हो सकता है ना। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन कंसिडर। द हिंदू अगर आपके एरिया में नहीं आती तो आप इसको ऑनलाइन रीड कर सकते हैं, राइट। तो घबराना नहीं है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, आपका पेपर भी ऑनलाइन है, तो आप द हिंदू को ऑनलाइन रीड कर लीजिए, राइट। सो द सोर्स कैन बी द हिंदू, राइट। और अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है कि आप बचपन से ही बहुत अग्रेसिव रीडर रहे हैं, आपका बहुत कंट्रोल है, तो उस केस में फिर आप थोड़ी सी एडवांस लेवल की रीडिंग के लिए AEON ईओन एक वेबसाइट है, यहाँ पे सारे आर्टिकल्स फ्री हैं, आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, राइट। फ्री आर्टिकल्स है, टॉप नॉच आर्टिकल्स हैं बाय द फिलोसोफर्स, ऑथर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, लेक्चरर्स। तो बहुत क्वालिटी का कंटेंट है और हर डोमेन पे कंटेंट है। तो पहले तो आप द हिंदू को बिगिन करिए। अगर आपको लगता है कि मैम मेरी तो इंग्लिश बहुत ही खराब है, मेरे को तो बहुत डर लगता है, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, तो आप उस केस में द हिंदू से शुरू करिए और फिर ट्रांजिशन करते हुए ईऑन पे आइए। अब अगर एक और यहाँ पे समस्या आती है कि मैम मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, तो मेरे को हिंदू भी नहीं समझ में आ रही, तो इसका एक सिंपल तरीका है, आप एक न्यूज़ को पहले सुन लीजिए हिंदी में या हिंदी न्यूज़पेपर से पढ़ लीजिए, फिर उसी न्यूज़ को आप इंग्लिश न्यूज़पेपर से पढ़िए। तो ये एक्सरसाइज आपको थोड़ी रिगरसली करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम आपको लगाना पड़ेगा, बट फिर ज़्यादा मेहनत से आप ट्रैक पे आ जाएंगे, राइट। सो आपको 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स जनरल रीडिंग करनी है। उसके अलावा अगर आप एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी, अगर आप आज भी ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने रोज कर लिया टिल योर एग्जाम डेट, अगर हम ये भी मान ले कि मैम 20 दिन मेरे स्कूल के एग्जाम थे, चलिए 30 दिन मेरे स्कूल के एग्जाम थे, राइट, वो 30 दिन छोड़ दीजिए, वो 30 दिन इकट्ठे नहीं, नहीं तो फिर तो बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, राइट। तो जैसे आपके सपोज जुलाई में एग्जाम्स हैं या दिसंबर में प्री बोर्ड्स हैं या फरवरी मार्च में एग्जाम्स हैं, तो ऐसे 30 से चलिए 45 दिन, आपको और ज्यादा टाइम दे दिया। ये 45 दिन मैंने नहीं करा, पर बाकी हर दिन मैंने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा, तो आप और 30 से 45 मिनट रीडिंग करिए, राइट। अगर समय नहीं है 30 मिनट की रीडिंग कर लीजिए, आपको बिल्कुल समय नहीं है आप 15 मिनट की रीडिंग करिए। आदत होनी चाहिए 30 मिनट की करने की, पर आज मेरा स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है मैम, मेरा टेस्ट है कल, मेरा वाइवा है, मेरा प्रैक्टिकल है, मेरे को बहुत प्रेशर है, मेरी ट्यूशन है मैम, नहीं निकल रहा समय, 15 मिनट कर लीजिए, राइट। 15 मिनट तो अगर आप जल्दी उठ जाएंगे या रात को लेट सो जाएंगे या मोबाइल कम कर लेंगे तो ही निकल आएंगे, राइट। तो आदत मत छोड़िए। अगर आप इतना भी रोज कर लेते हैं, आपके तीनों आरसी 100% एक्यूरेसी से सही होंगे। आई कैन डेफिनेटली वाउच फॉर इट। इट जस्ट डिपेंड्स हाउ कंसिस्टेंट यू आर। और ये मैं बोल रही हूँ जिसमें मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि आपको इंग्लिश नहीं आती, राइट। अगर आप इतनी सिंसियरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेंगे तो आरसी में आपको बढ़िया परफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो मैपिंग, जब भी जनरल रीडिंग कर रहे हैं मैपिंग की प्रैक्टिस करिए, जब भी पैसेज कर रहे हैं मैपिंग की प्रैक्टिस करिए, राइट। तो इंटेलिजेंट रीडिंग जब हम करते हैं, तो जब पैसेज की शुरू की लाइन्स है उनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, बिकॉज दैट्स बेसिकली टेलिंग यू व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, राइट। वहां से आपको मुद्दा क्या है डिस्कशन का वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, और एक बार हमें टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाए फिर हमारी लाइफ सॉर्ट हो जाती है। सो इनिशियल फ्यू लाइन्स को आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है। ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन्स में जो लास्ट की लाइन्स होती हैं पैसेज की, उसमें ऑथर अपना कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे देता है, मतलब डिस्कशन को एक लॉजिकल एंड पे लाने की कोशिश करता है। तो वो स्टेटमेंट भी आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग पढ़ना है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट्स यानी शुरुआत के सेंटेंस और पैसेज की लास्ट की फ्यू लाइंस पे अपनी स्पीड को स्लो कर देना है, और यही आपको प्रैक्टिस करके समझ में आएगा कि कहाँ स्पीड ऊपर करनी है, कहाँ नीचे करनी है। तो जैसे कार चलाते हैं हमें पता चल जाता है ना कि कहाँ पे हमें अब ब्रेक लगाना है, कहाँ पे गियर चेंज करना है, बिकॉज यू प्रैक्टिस्ड हार्ड। तो सेम इज द थिंग, राइट। सो अगर पैसेज के मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं तो भी इनिशियल लाइंस और क्लोजिंग लाइंस इंटरकनेक्टेड लाइंस, मतलब यहाँ पे पैराग्राफ छूट रहा है, यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का एसोसिएशन आपको क्लियर होना चाहिए, बाकी हर लाइन से आप एक या दो कीवर्ड्स लिखते जाएंगे। देन पूरे पैराग्राफ में, पैसेज में जहां भी ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है, उन वर्ड्स को लेकर आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसे मैं हमेशा यही एग्जांपल्स देती हूँ, आई रियली लाइक यू एंड, ठीक है। और मैं अगर आपको सेंटेंस दूं, आई रियली लाइक यू बट,
सो यहाँ से अगर आप देखोगे ये दोनों सेंटेंसेस इतने तक बिल्कुल आइडेंटिकल है ना। आप यहाँ पे अगर वीडियो पॉज करना चाहो तो कर लेना और यहाँ पर खूब सारे सेंटेंस बनाना जो पहले आइडिया को कंप्लीट करें और जो दूसरे सेंटेंस को कंप्लीट करें, एज मेनी एज यू कैन, राइट। दिल खोल के सेंटेंस बनाना। तो जो पहला आइडिया है वहां पे आप कितने भी सेंटेंसेस बना लीजिए, वहां पे हमेशा एक पॉजिटिव आइडिया आएगा। और दूसरे में आप कितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस बना लीजिए, कितने भी सेंटेंसेस, वहां पर नेगेटिव आइडिया ही डिस्कशन को आगे लेके जाएगा। तो यहां तक तो दोनों सेंटेंसेस सेम थे, फिर डिफरेंस कैसे आया? डिफरेंस आया एंड और बट की यूसेज से। इसी को हम ट्रांजिशन वर्ड्स या स्ट्रक्चरल साइन पोस्ट कहते हैं। अगर आपको किसी डिस्कशन में मैं ट्रांजिशन वर्ड्स जैसे शब्द का इस्तेमाल करती हुई दिखूं तो आपको घबराना नहीं है। आई एम ओनली रेफरिंग टू स्ट्रक्चरल साइन पोस्ट, राइट। तो ये कौन से वर्ड्स होते हैं? ये वर्ड्स होते हैं येट, नॉनदलेस, इंस्पाइट, डिस्पाइट, फर्दर मोर, मोरओवर, है ना। इन वर्ड्स को लेकर आपको हमेशा कॉन्शियस रहना है, केयरफुल रहना है। जैसे ऑथर को इलस्ट्रेशन देनी है, एग्जाम्पल देना है, तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, टू इलस्ट्रेट, ये अगर आपको समय मिले तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। दैट्स रियली रियली क्रूशल, है ना। इसको जरूर नोट करिएगा ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहे और आप बहुत इफेक्टिवली इन वर्ड्स को ऑब्जर्व कर पाए, राइट। आई लीव द स्क्रीन, पॉज करके वीडियोस लिखते जाइएगा। कॉन्ट्रास्ट के वर्ड्स होंगे बट, हाउएवर, नेवरदलेस, इंस्पाइट, डिस्पाइट। ये वर्ड्स आपको पता है, राइट। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यू नो रीड द पैसेज। तो हम क्या करते हैं, हम वो नेग्लिजेंस में आ जाते हैं, हम रिलैक्स मोड पे चले जाते हैं। तो वो हमें नहीं करना, हमें केयरफुली इन वर्ड्स को ऑब्जर्व करना है, राइट। देन अगर अपन आगे बढ़े तो नेक्स्ट इज एडिशन टू। तो इन एडिशन टू मतलब जो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आगे कैसे वर्ड्स बढ़ाएंगे? वर्ड्स बढ़ाएंगे जैसे फर्स्टली, सेकेंडली, मोर ओवर, फर्दर मोर, राइट। अब ये वर्ड्स को आपको देखकर समझ में आएगा कि मैम देखो ये जो सारे वर्ड्स आप मुझे बता रही हो ना, ये सारे वर्ड डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। तसल्ली से एक एक वर्ड पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए और जल्दबाजी मत करिए। कई बार क्या होता है कि हम इतनी जल्दबाजी करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में कि हम आते हुए सवाल गलत कराते हैं। सो दैट शुड नॉट बी डन। वी हैव टू बी केयरफुल दैट आर speed is aligned and we are considering effective reading. Just for the sake of reading हमें नहीं करना। We have to be very very careful with what we read, with how we read, right? So इस time ये important है कि how we read, ठीक है। अगर आप हाउ वी रीड पे ध्यान नहीं दोगे तो देन दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। जस्ट रैंडम रीडिंग करते रहना। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों का ये कॉमन डाउट होगा कि मैम हम रीड तो करते हैं मैम, पर हमारा क्या होता है ना, हमारा फोकस ही नहीं बिल्ड होता मैम, हमको बहुत परेशानी होती है, हम बहुत ही कितना पढ़ लिया मैम, पढ़े ही जा रहे हैं। ऐसा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम खूब मेहनत कर ली मैम, हमसे नहीं हो रहा, राइट। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो रिजल्ट आने चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आ रहे मतलब आपका प्रयास सही दिशा में नहीं है, राइट। इफ यू हैव लेफ्ट योर हाउस, राइट, अगर आप कोई बस पकड़ के निकल गए हैं तो आप कहीं तो पहुंचेंगे ना। अगर आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, नहीं बस खराब हो गई है, बस दिशा भटक गई है, राइट। सो इफ यू आर नॉट इम्प्रूविंग देन दैट इज वेयर वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि हम क्या सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। हम बस आंखें बंद करके 4 पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, 4 सवाल गलत हो जाते हैं, फिर दुख मनाते रहते हैं, फिर अगले दिन फिर 4 कर लेते हैं, उसमें एनालिसिस नहीं कर रहे, उसमें मैपिंग नहीं करके देख रहे, ट्रांजिशन वर्ड्स ऑब्जर्व नहीं करके देख रहे, तो फिर हमारी जो लर्निंग है वो फ्रूटफुल ही नहीं हो पाएगी, वो इफेक्टिव ही नहीं हो पाएगी, राइट। सो दैट्स समथिंग दैट वी शुड बी केयरफुल। अब टाइम ट्रांजिशंस भी होते हैं। टाइम ट्रांजिशंस कैसे होते हैं? लेटर, बिफोर, आफ्टरवर्ड्स, मीनवाइल, फाइनली, रेयरली, फॉर्मरली, इमीडिएटली, इवेंचुअली, सब्सिक्वेंटली, साइमल्टेनियसली। तो इन वर्ड्स को भी आपको देखना जरूरी है। आपको पता चलेगा कि टाइम के एस्पेक्ट में डिस्कशन किस दिशा में जा रहा है, राइट। मैं बार बार स्क्रीन इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि आप पॉज कर सके और आप क्या कर सके, कंट्रोल में लाने की कोशिश कर सके। सो अब यहाँ पे क्रूशल आइडिया आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जैसा मैंने आपको कहा था कि जो भी जनरल क्वेश्चंस है वो आप एड्रेस कर सको। तो पर्पस क्या है? पर्पस इज बेसिकली व्हाट, व्हाई द ऑथर हैज रिटन द एंटायर पैसेज। तो पूरा पैसेज क्यों लिखा है। मेन आइडिया इज व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट। टोन इज हाउ इज द ऑथर फीलिंग व्हाइल ही और शी इज एक्सप्रेसिंग द आइडिया। दुखी है, खुश है, एक्साइटेड है, ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल है, क्रिटिकल है, एनालाइज कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, गोल क्या है उसका अचीव करने का। तो ये अपकमिंग क्लासेस में मैं इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करूंगी। और स्ट्रक्चर मतलब पूरा का पूरा पैसेज में आइडियाज कैसे डेवलप करेंगे। अच्छा, पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया,
फिर समस्याएं बताई, फिर समस्याओं को कैसे ओवरकम करना है उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन बताया। तो कैसे आइडियाज डेवलप हुए पैसेज में, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप आंसर कर सको विदाउट रिविजिटिंग, ये आपका गोल रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगी, मैं आपको एक पैसेज की मैपिंग करके दिखाऊंगी, ताकि ये जो आपने इतनी थ्योरी सीख ली है लास्ट के 15-20 मिनट में, उसको आप अप्लाई करके देख सको। आई लीव द स्क्रीन फॉर अ मिनट, आप स्क्रीन को देख लो, वीडियो को पॉज कर लो, राइट। अपने हिसाब से एक बार पैसेज पढ़ लेना, और फिर अब मैम के साथ साथ भी मैं आपको पैसेज पढ़ाती हूँ, तो देखना कि मैम कैसे स्ट्रैटेजिकली पैसेज पढ़ रही हैं जिससे कंट्रोल रह रहा है पैसेज में, ठीक है। सो दैट्स समथिंग दैट वी विल लर्न। चलिए, सो लेट्स रीड दिस। स्कूल एक्सपेक्ट्स टेक्स्ट बुक्स टू बी अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स। तो आपसे अब कैसे किया, स्कूल्स एक्सपेक्ट टेक्स्ट बुक्स। अब आपसे पूछे कि स्कूल्स टेक्स्ट बुक से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वी कैन बेसिकली कम टू द फर्स्ट सेंटेंस, राइट। इसको मैपिंग कहते हैं। आपने कीवर्ड्स लिख लिए, राइट, कि स्कूल की क्या एक्सपेक्टेशन है टेक्स्ट बुक से, कि वो वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को ऑफर करेंगी। स्कूल एक्सपेक्टेशंस टेक्स्ट बुक्स को टीबी भी लिख सकते थे। आपको समझ में आना चाहिए, रफ वर्क है, इसके नंबर नहीं मिल रहे। आप वापस ही बार बार क्वेश्चन आता है, मैम कहाँ से करेंगे, सिंपल आंसर है, आप जहां पे आपको एक नोटबुक मिलती है, पेपर शुरू होने से पहले स्क्रैच बुक मिलती है, स्क्रैच पेपर मिलते हैं, जिसमें आप मैथ्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, वैसे ही आप पेपर पे लिख लेंगे कीवर्ड्स। देखिए मैं पैसेज में कुछ अंडरलाइन नहीं कर रही, मैं यहाँ पे साइड में कीवर्ड्स लिख रही हूँ। आप भी एक पेपर लेंगे, उसमें लिखेंगे पैरा 1 और कीवर्ड्स लिखना शुरू कर देंगे, राइट। सो माई रिसर्च सजेस्ट हाउएवर, तो ट्रांजिशन आ गया। हाउएवर मतलब डिस्कशन की दिशा परिवर्तित हो रही है, तो हाउएवर क्या कर रहा है, डिस्कशन को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है। आई वांटेड टू कम टू द पार्टी हाउएवर सम गेस्ट केम, है ना, तो डिस्कशन का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अब ऑथर की रिसर्च ने क्या सजेस्ट किया, क्वेश्चन आएगा ऑथर की रिसर्च ने क्या सजेस्ट किया, हम यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। उसने बोला दैट टेक्स्ट बुक्स दैट एड्रेस द प्लेस ऑफ नेटिव अमेरिकन विद इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिस्टॉर्ट हिस्ट्री टू सूट अ पर्टिकुलर कल्चरल वैल्यू सिस्टम। तो वो कह रहे हैं डिस्टॉर्शन क्या होता है, डिस्टॉर्शन मतलब छेड़खानी करना होता है। तो कह रहे हैं कि भाई जो ऐसी किताबें हैं जो प्लेस ऑफ नेटिव अमेरिकन को, हिस्ट्री में नेटिव अमेरिकन की क्या प्लेस है, उस इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करती है, मतलब छेड़खानी करती हैं, उस इंफॉर्मेशन को मिसरिप्रेजेंट कर रही हैं। इन सम टेक्स्ट बुक्स फॉर एग्जाम्पल, तो ऑथर ने अपने आइडिया को वैलिडेट करने के लिए एग्जाम्पल दिया। आपसे पूछे कौन सा एग्जाम्पल दिया, यू कम टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, आप ईजी से आइडेंटिफाई कर लो कि इस स्टेटमेंट में एग्जाम्पल है, देयर हैव टू गो। सेटलर्स आर पिक्चर्ड एज मोर ह्यूमन, कॉम्प्लेक्स, स्किलफुल एंड वाइज देन नेटिव अमेरिकन, राइट। तो अब आपसे पूछा गया कि जो सेटलर्स थे उनको ज्यादा ह्यूमन, काइंड, कॉम्प्लेक्स, स्किलफुल कंसिडर किया गया एज कंपेयर टू नेटिव अमेरिकन। इन अ सेंस टेक्स्ट बुक्स, फिर अगेन इन अ सेंस, अब ऑथर इन अ सेंस मतलब निचोड़ क्या है, टेक्स्ट बुक स्टेरियोटाइप एंड डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मतलब नीचा दिखाना, द न्यूमरस नेटिव अमेरिकन कल्चर्स व्हाइल रीइंफोर्सिंग द एटीट्यूड दैट द यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड डिनोट्स द सुपीरियोरिटी ऑफ यूरोपियन कल्चर्स। तो ये क्या कर रही हैं, जो किताबें नेटिव अमेरिकन को तो नीचा दिखा रही हैं, उनको डेप्रिशिएट करती हैं, और जो यूरोपियंस आए थे उनको सुपीरियर बताती हैं। तो मैंने नेटिव अमेरिकन के नीचे वाला एरो डाल दिया, यूरोपियंस के ऊपर अप वाला एरो डाल दिया, कि कैसे टेक्स्ट बुक्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं। आपको क्वेश्चन आएगा, आप रिविजिट कर लेंगे। So now if you see, although textbooks evaluate Native American architecture, political systems and home making, I contend they do it from an ethnocentric European perspective without recognizing the other perspectives as are possible। तो ऑथर का क्या पीओवी है, ऑथर का क्या ऑब्जर्वेशन है, कि वो कह रहा है कि देखिए इवैल्यूएट तो करती हैं, बट नेटिव अमेरिकन को कैसे इवैल्यूएट करिए, यूरोपियन पीओवी से करिए, यूरोपियंस का पर्सपेक्टिव है, नेटिव अमेरिकन का पर्सपेक्टिव नहीं कंसिडर कर रही हैं। अब आपने ये कीवर्ड्स लिख लीजिए, लिखें, राइट। अगर आप बिगनर हैं तो आप ऐसे बेसिकली हर सेंटेंस से कीवर्ड्स लिखेंगे, जैसे जैसे एडवांस स्टेज पे होते जाएंगे मैपिंग को रिफाइन करते जाइए, 4 लाइन पढ़ के मैपिंग कर लीजिए, आप और एडवांस हो जाते हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ के मैपिंग कर लीजिए। अभी जब बिगिन कर रहे हैं रीडिंग को तो थोड़ा धैर्य रखिए, नहीं आपके बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो रियलाइज नहीं करते कि आपका सोशल साइंस और
रीडिंग, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सोशल साइंस का जैसा सब्जेक्ट है, आपने पढ़ा थ्योरी, मैथ्स में आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा, फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, हर जगह वही है। अब यहाँ पे हर तरीके का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मिल रहा है, तो इट इज अ स्किल सेट दैट यू आर अक्वायरिंग। इट इज लाइक लर्निंग हाउ टू स्विम, इट इज लर्निंग लाइक हाउ टू ड्राइव, इट इज लर्निंग हाउ टू राइड द बाइसिकल। थिंग्स विल टेक टाइम, राइट? और टाइम ऐसा नहीं है 5 दिन का टाइम चाहिए, उसको कम से कम 30 days to 45 days चाहिए, राइट? अब आप उतना पेशेंस नहीं रखेंगे या कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो आप अपने लिए मुश्किलें क्रिएट कर रहे हैं, राइट? चलिए, सो वन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट माय कंटेंशन, तो ऑथर के आर्ग्यूमेंट के, ऑथर्स आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट क्या कंटेंशन है उसको प्रेजेंट किया। टेक्स्ट बुक्स आर कल्चरली बायस्ड दैट एंड आई एम सिंपली अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एबिलिटी टू सी थ्रू दीज बायसेस। तो ऑथर को काउंटर करते हुए क्या आर्ग्यूमेंट आई? वी कैन कम बैक टू दिस सेंटेंस। सम रिसर्चर्स इवन क्लेम दैट बाय द टाइम स्टूडेंट्स आर इन हाई स्कूल दे नो दे कैन नॉट टेक टेक्स्ट बुक्स लिटरली। वही आइडिया बिल्ड कर रहा है। येट फिर डिस्कशन ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो ऑथर के जो ऑथर का कंसर्न है उसके अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट है उसको प्रेजेंट करके यहाँ पर 4 सेंटेंसेस लिख दिए। येट सब्सटैंशियल एविडेंस एग्जिस्ट टू द कॉन्ट्ररी। सब्सटैंशियल मतलब सॉलिड एविडेंस, तो अगेंस्ट या कॉन्ट्ररी क्या एविडेंस है वो आपने लिख लिया, ठीक है? एविडेंस मतलब जो आपके आइडिया को वैलिडेट करता है। 2 रिसर्चर्स फॉर एग्जांपल्स हैव कंक्लूडेड। अब 2 रिसर्चर्स का क्या कंक्लूसिव स्टेटमेंट है? दैट सजेस्ट दैट चिल्ड्रन attitude about particular cultures are strongly influenced by textbooks used in schools. Given this, an ongoing careful review of how school textbooks depict Native Americans is certainly warranted. तो ऑथर ने एंड में क्या सजेशन दिया? अब आप कोई भी क्वेश्चन क्रिएट कर लीजिए, आपने कीवर्ड्स ट्रैक कर रखे हैं, आप रिविजिट कर सकते हैं। और जब आप ये देख रहे हैं कि अच्छा ऑथर ने सजेशन दिया है, 2 रिसर्चर्स ने क्या कंक्लूड किया, तो आपका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट पैराग्राफ के साथ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यू विल फील मोर कंट्रोल्ड, राइट? तो अब आपके लिए एक होमवर्क है, राइट? आपके लिए मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है, मैं हट जाती हूँ, आप चैट में इसका आंसर छोड़ के जाना, इसी पैसेज पे बेस्ड है, सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू रीच टू द राइट आंसर, ठीक है? ट्राई करेंगे, राइट? सो अब जब भी आप कोई भी जनरल रीडिंग करें उसकी मैपिंग करें अग्रेसिवली एंड आई एम श्योर यू विल फील रियली कॉन्फिडेंट, ठीक है? So this brings us to the end of the discussion. I hope you enjoyed the session. Keep working hard. Vijay Bhav.